अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ सीईओ शारू टेक्नोलॉजीज़ हामिद सईद और आज हमारे साथ हमारी इंटरव्यू सीरीज़ में मौजूद हैं एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस की मालिक, टीचर, ट्रेनर, एंटरप्रेन्योर और इसके अलावा बहुत सारे शुबा है ज़िंदगी में काम कर रही हैं मैम सादिया इमरान। इनको आज हम वेलकम करते हैं शारू टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म पे। मैम सादिया इमरान का एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ कि आप ना सिर्फ एक टीचर और ट्रेनर हैं, बल्कि इसके अलावा आप अपनी 2 ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही हैं। मैम सादिया इमरान सीईओ हैं द वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की और द लैंग्वेज हाउस की। आपके ये 2 बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स जो कि ख़वातीन को माशरे में एम्पावर कर रहे हैं और ख़वातीन के अलावा यूथ को भी एम्पावर कर रहे हैं और उनमें अच्छा काम करने के जज्बे को उजागर कर रहे हैं। सो वी आर रियली ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने आज टाइम निकाला हमारे प्लेटफॉर्म के लिए और हमें ज्वाइन किया। और मैम सादिया इमरान के साथ हमारी ये कन्वर्सेशन अभी जारी रहेगी और इसका मेन टॉपिक होगा इंक्लूजन, डाइवर्सिटी और इन चीज़ों को हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए किस तरह से अचीव कर सकते हैं। सो मैम, वेरी वार्म वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ शारू टेक्नोलॉजीज़। Thank you so much, Hamid. It's pleasure working with you guys because I have experiences working with you. आप लोगों के साथ मैंने माशाल्लाह काम किया है काफ़ी प्लेटफॉर्म पे और मुझे आपकी यही बात पसंद है कि आप ऑनेस्ट हैं, सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, जो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपकी डिटर्मिनेशन है और आप थोड़े रिसोर्सेज में भी बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कौमो मिल्लत के लिए, जो कि मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल है. थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम टू कम ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड स्पीक टू द पब्लिक. थैंक यू सो मच. वेरी नाइस ऑफ यू. ओके, सो अपनी कन्वर्सेशन का सिलसिला जारी रखते हैं और यहाँ पे हम मैम सादिया इमरान से जानेंगे थोड़ा सा आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए कि जो आप 2 ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही हैं, द वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप और द लैंग्वेज हाउस. सो खास तौर पे द वुमेन एम्पावरमेंट ग्रुप की कुछ सर्विसेज के बारे में और आप उसमें किस तरह से खवातीन को एम्पावर कर रही हैं, इस पे कुछ रोशनी डालिए. जी, एक्चुअली ये जो उसकी मोटिवेशन है ये इंट्रिंसिक है. बेसिकली हमें के अंदर से ही एक जज्बा था मोटिवेशन का कि जो वुमन के लिए काम होना चाहिए और वुमन भी किसी तरह भी किसी भी एरिया में, किसी भी एजुकेशन या किसी भी प्रैक्टिकल जो है वो एरिया उनमें वो कम नहीं है. तो उनको एम्पावर करने के लिए जो मेरे माइंड में जो आइडियाज थे, जो मैं समझती थी कि बेहतर है, एक तो सबसे पहले उनको अवेयरनेस देनी है. अवेयरनेस के साथ साथ उनकी एजुकेशन के साथ उनकी ट्रेनिंग के साथ उनको आपने फाइनेंशियली सिक्योर करना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल वॉन्टेड टू डू वर्क. लाइक वुमन जो है वो उनके पास हुनर है, दस्तकारी कर सकती हैं, आना चाहती हैं आगे, बहुत छोटे छोटे काम कर सकती हैं, बेकिंग, कुकिंग, स्टिचिंग, यू नो, एंड लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज. दे हैव क्रिएटिव आइडियाज. लेकिन उनके पास क्या है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनके पास रेवेन्यू नहीं है. तो हमने सोचा कि हम ऐसा काम करें कि सिर्फ जो है वो बातें ना करें, सिर्फ ये ना कहें कि जी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम प्रोसेशंस करते रहें, स्लोगन्स उठाते रहे, झंडे निकाल के दे दें, बल्कि प्रैक्टिकली सोसाइटी को हम किस तरह औरतों को एक डायरेक्शंस दे सकते हैं कि उनको हम, सबसे पहला स्टेप तो यहाँ से था बिकॉज आई माई सेल्फ इज एन एजुकेशनिस्ट और मैं एक तालीम के शोबे से मेरा ताल्लुक है. सो मैं कोई बड़ी बिजनेसमैन नहीं हूँ, कोई बड़ी टाइकून नहीं हूँ, कोई मेरे पास इतना बैकग्राउंड नहीं था, फाइनेंसिस, रेवेन्यू नहीं था कि मैं जाते ही अपनी स्टाफ को या अपने वुमन को दे देती कि ये लें जी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख आप ले लें और आप अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करें. बिकॉज आई एम अ सेल्फ मेड एंड आई हैव वर्क रियली हार्ड टू कम टू दिस स्टेज. तो हम ये कर सकते, हमने ये किया कि फिर हमने छोटे लेवल से स्टार्ट किया कि हमने उनको पहले तो आइडेंटिफाई किया, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जो कि वाकई एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो सिंसियर हैं इस पे काम करने के लिए और जो काम करना चाहते हैं. वो लोग नहीं जो नॉन सीरियस हैं, उनके लिए नहीं. फिर उसके बाद उनके साथ हमने सेशंस किए, उनको हमने अवेयरनेस के लिए सेशंस किए, ट्रेनिंग्स दी और फिर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके लिए इवेंट मैनेज किए, इवेंट ऑर्गेनाइज किए. इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए ये था कि उनको कम पैसों पे हम स्टॉल्स या उनका जो प्रोडक्ट था उसको बड़े मार्केट में लाने के लिए
क्योंकि वो छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे थे, तो उनके पास एडवर्टीजमेंट नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो एडवर्टाइज कर सकें। तो उनको जो बड़े मार्केट में, डिफेंस में या अच्छी जगह पे जहाँ पे हम कर सकते हैं, लाहौर के एरियाज में अच्छी जगह पर उनको हम लेके आए ताकि वो एक्सपोजर मिले और अच्छा क्लाइंट आए उनके पास। और इस तरह फिर ग्रेजुअली उनके पास काम आना शुरू हो गया। इस तरह से हमारे पास एक ग्रुप है जो हम चला रहे हैं, और उसमें हम व्हाट्सएप, हमारे पास एक ग्रुप है जिसमें हम डिफरेंट वो अपना काम शेयर करते रहते हैं, और जिसमें बिजनेस कॉमर्स आईसीआई यानी कॉमर्स के लोग भी हैं, बिजनेस के लोग भी हैं, उनको भी ऐड किया गया है ताकि वो उनसे परचेज करें। उनसे जब परचेज करेंगे तो फाइनेंशियली उनको सिक्योर करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वो जब बाहर निकलेंगी तो उनके पास ज्यादा रिकग्निशन होगी और उनका काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। अभी इसमें बहुत ज्यादा काम होने वाला है हामिद, लेकिन अभी ये कि हमारी बिगनिंग है, हम पायनियर्स हैं, हमारा ये विजन है, हम इस पे इस तरह से काम कर रहे हैं और औरतों को पावर कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर रोल, और खास तौर पर आपने जो 2 चीज़ें मेंशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सिर्फ सेशंस नहीं करवाए बल्कि प्रैक्टिकली चीज़ों को लेकर चले हैं और ख़वातीन को एम्पावर किया है और उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड की हैं जिनकी उन्हें असल ज़रूरत है। सो खाली तकरीरें तो काफ़ी सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर किसी एंटरप्रेन्योर ने उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करने की कोशिश की है, सो आई रियली एडमायर दैट। और मैं थोड़ा-सा मैप करना चाहूँगा कि कुछ सिमिलर पैटर्न पे हम लोग भी काम करते रहे शारू टेक्नोलॉजीज़ में, एंड दैट इज़ व्हाई आई गेस वी हैव द सेम वाइब्स, और जिसकी वजह से हम कनेक्ट कर जाते हैं चीज़ों को बहुत जल्दी बगैर कहे, जी, और क्योंकि दूसरा सेम पैटर्न पे हामिद हम लोग जो भी काम करते आपने, जी हामिद, जो लैंग्वेज हाउस का भी आप कह रहे थे, उसकी भी हैं। जी, बैकग्राउंड पे यही आइडिया था, और हमने पहली मुलाकात हमारी लैंग्वेज हाउस में ही हुई थी, और यही था कि एग्ज़ैक्टली। प्रमोट किया जाए, डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाए और प्रोफेशनल डेवलपमेंट दी जाए। बिकॉज आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में जो डिग्रीज करके, ग्रेजुएशन या मास्टर्स, सिंपल डिग्री करके लोग आते हैं, उनके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, दे लैक स्किल्स। स्किल्स बहुत जरूरी है, सॉफ्ट स्किल्स और दूसरी स्किल्स जो आपके अंदर होना बहुत जरूरी है माशरे में सक्सेसफुल होने के लिए, आपका अर्निंग हो, आप फाइनेंशियली सिक्योर हो, ताकि आप डिसीजन मेकिंग कर सकें। और हलाल रिस्क तो आपको पता है कि अल्लाह पाक ने इसका जिक्र किया है, दीन में बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। सो व्हाट आई हैव सीन जी, दैट the graduates and the masters of the universities, they lack these basic skills। यानी हमारे पास बोलने के लिए एग्ज़ैक्टली। बोल नहीं सकते, वो लिख नहीं सकते, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, वो अपनी बात को आगे लेके नहीं जा सकते। सो ये चीजें हमारे पास लैक करती हैं, तो इसके लिए बहुत ज्यादा काम होने वाला है। तो इसलिए ये भी एक छोटी सी हमारी एफर्ट है कि जी हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, हम लोगों की ग्रूमिंग करें, उनको कम्युनिकेशन स्किल सिखाएं ताकि वो अपनी बात आगे लेके जाएं, इफेक्टिव सिटीजन हो माशरे के। सो ये भी एक छोटा सा था जहाँ पे हम लैंग्वेजेस को प्रमोट करें, उर्दू, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट, लेकिन ये भी अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, अभी हमने बहुत काम करना है इसके ऊपर। राइट। तो दिस इज जस्ट एन आइडिया इंशाल्लाह, एंड वी आर प्रैक्टिकली इंशाल्लाह डूइंग इट। inshallah, and from the platform of Sharu Technologies, I ensure you all the support we could provide you in that regard. और मैं यहाँ एक चीज़ मेंशन करता चाहूँ कि जैसे अभी मैडम ने मेंशन किया कि एक अच्छा शहरी बनना तालीम का बुनियादी मकसद है, क्योंकि एक अच्छे शहरी आप बनेंगे तभी आप इन कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे जो कि आज हम करने जा रहे हैं कि इंक्लूजन होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वर्क प्लेस सेफ्टी होनी चाहिए, इन चीज़ों का एजुकेशन में जिक्र होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपके जहन में तभी आएंगी जब आप सबसे पहले एक अच्छे और मुफीद शहरी होंगे। सो एजुकेशन का एक प्राइमरी मकसद जो है वो अच्छा और मुफीद शहरी बनना भी होना चाहिए। सो आई ट्रूली अप्रिशिएट कि आपने इस पॉइंट को हाईलाइट किया। सो यहाँ हम अपनी कन्वर्सेशन को प्रैक्टिकल नोट्स की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ जिसके रिलेटेड हमने आज की ये चैट रखी है। तो आप एक टीचर भी हैं, एक ट्रेनर भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो आपकी राय आई गेस इस मामले में ज़्यादा अहम होगी कि मैम सादिया इमरान इंक्लूजन को किस तरह से देखती हैं और आपके नज़दीक इंक्लूजन की क्या डेफिनेशन है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे माशरे में जहाँ नॉर्मली इन कॉन्सेप्ट्स पर बात नहीं की जाती, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको किस तरह से देखती हैं? जी, आई रियली अप्रिशिएट शाहरुख कि आपने ये जो है वो हामिद बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक जो है आज की सिटिंग के लिए चूज किया है, जिस पे बहुत कम बात की गई है, और ये जी, बहुत ज्यादा डिप्राइव्ड। देखिए, एजुकेशन जो है ना, बेसिकली हमारे कंट्री का जो, अगर आप उसका देखें एक जर्नल पर्सपेक्टिव, तो तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चा है जो कि अभी बेसिक एजुकेशन से ही महरूम है।
सो उसके ऊपर भी इतना काम होने वाला है, इतना ज्यादा एफर्ट होने वाला है। आजकल जो हम सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर हम जो है वो काम कर रहे हैं, जितनी डिबेट्स हो रही हैं उसके ऊपर काम हो रहा है, काफी ज्यादा चीजें हैं जिसके ऊपर हमें समझने की जरूरत है। एक पूरा रिवाइवल आ रहा है एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन अभी तक जो अंडर प्रिविलेज या दूसरे जो देहात के या सबर्ब्स के या दूर इलाके के लोग हैं, बच्चे हैं, उन तक बिल्कुल भी अभी एजुकेशन जो है बेसिक एजुकेशन उससे अभी 2.5 करोड़ बच्चा अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में महरूम है। उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह बहुत से सेशंस करेंगे और उसके ऊपर भी काम हो रहा है काफी ज्यादा। लेकिन आज जो आपने टॉपिक चूज किया है दैट इज इंक्लूजन, विच इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। सो इंक्लूजन इन एजुकेशन मीन्स, इसका मतलब ये है, जो हम अपने पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ये बता दें, और हमें टीचर्स भी देख रहे होंगे, एजुकेशनिस्ट भी देख रहे होंगे, तमाम फिकाई नजर से लोग हमें देख रहे होंगे, तो इट इज बेसिकली अ मॉडल। ये एक मॉडल है एजुकेशन का, इंस्ट्रक्शन का, तालीम का, जिसमें स्टूडेंट विद स्पेशल नीड्स दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद नॉन स्पेशल नीड स्टूडेंट। यानी कि जो हमारे पास एक जर्नल क्लासरूम होता है, जर्नल क्लासरूम हमारे पास जो होता है उसमें स्पेशल चिल्ड्रन भी आके एजुकेशन लेते हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि बहुत ज्यादा एक डायनेमिक और एक डाइवर्सिफाइड और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जनरेशन की ग्रोथ में और बच्चों की आगे अपब्रिंगिंग में, उनके माइंड मेकअप करने में, और उनको एक अच्छा सिटीजन, जो अभी आपने बताया है कि जो कि फायदेमंद हो, मुफीद हो, दुनिया के लिए फायदेमंद हो, अपने मुल्क के लिए हो, उसमें दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जी राइट, सो ऑसम। तो अब जैसे आपने बड़े अच्छे से कंक्लूड किया सारी चीज़ों को कि इंक्लूजन ना सिर्फ बहुत अहम चीज़ है बल्कि एक सेंसिटिव टॉपिक भी है, और पाकिस्तान में अभी इसको इनिशियली हमें एक करिकुलम साइड पे लाने की ज़रूरत है। राइट, सो मैम इसमें चूँकि हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं, सो हमारा ज़्यादातर तो ताल्लुक़ रहता है वर्क प्लेस से, क्योंकि हमने एक वर्क प्लेस बिल्ड भी करनी है, एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सेफर वर्क प्लेस, के जिसमें हमारे पास मर्द हज़रात भी आएँ, ख़वातीन भी आएँ, बच्चे भी आएँ, जो दूसरे हमारी मार्जिनल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ से लोग भी आएँ, हमारे पास डिसेबल्ड लोग जो हैं, डिफरेंटली एबल्ड, वो लोग भी आएँ, और सबके लिए एक इंक्लूजन की फिज़ा हो, सबके लिए वो वर्क प्लेस अच्छी हो, एक डाइवर्स किस्म का बैकग्राउंड हो। सो टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इसको अगर हम वर्क प्लेस के साथ रिलेट करें तो एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे इंक्लूजन कितनी ज़्यादा अहम है? जी, इंक्लूजन जो है वो वर्क प्लेस पे भी बहुत ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन इससे पहले, सबसे पहले हमें इंक्लूजन को समझना है कि इंक्लूजन जो है वो एक्चुअली होती कैसे है, बिकॉज जनरल पब्लिक वोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिकली इंक्लूजन, और इसको किस तरह से प्रैक्टिस किया जाता है क्लासरूम में या स्टूडेंट में या एक वर्क प्लेस पे। तो हम क्या करते हैं कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स हैं उस पे जनरल एजुकेशन टीचर्स और स्पेशल एजुकेशन टीचर्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं टुगेदर टू मीट अप द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। सो दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड। यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड ऑफ द स्टूडेंट या नीड ऑफ द लर्नर पूरी होना। यानी हमारा मकसद क्या है उस इंक्लूसिव क्लासरूम का या इंक्लूसिव वर्क प्लेस का, कि द नीड ऑफ द लर्नर हैज टू बी अचीव्ड, हैज टू बी फुलफिल्ड। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट देते हैं। यानी एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट से उनकी नीड पूरी करने की कोशिश करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इंश्योर करते हैं कि हमारे पास एक्सेस हो ऑफ एकेडमिक करिकुलम। यानी पहले तो हमारे पास करिकुलम डिफाइन होना चाहिए, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हो, हमें पता हो कि जी हमने उनको किधर लेके जाना है, इन बच्चों की नीड्स क्या है। और बाय द एंड ऑफ द डे, जैसे कि एक नॉर्मल जर्नल क्लासरूम्स के लिए करिकुलम, सिलेबस, प्लानिंग, टीचर्स, मेथोडोलॉजीज, टेक्स्ट बुक्स रखा जाता है, ऐसे स्पेशल नीड बच्चों के लिए भी क्या करिकुलम, एकेडमिक करिकुलम है जो हमने अचीव करना है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये जो स्पेशल एजुकेशन स्टूडेंट है इनको सपोर्ट देते हैं, इनको टीचर्स सपोर्ट देते हैं। और ये क्या करते हैं, इनको सपोर्ट कैसे मिलती है, व्हाइल दे स्टे इन द जर्नल एजुकेशन क्लासरूम। यानी स्पेशल नीड के बच्चे हैं लेकिन उनको जर्नल क्लासरूम्स में लाया जा रहा है। क्यों लाया जा रहा है, ताकि डिफरेंसेस कम हो,
डिफरेंसेस कम हो और उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, स्पेशल उनकी नीड्स पूरी की जा रही हैं, उनके पास स्पेशल टीचर्स जो है वो रखे जा रहे हैं ताकि वो उनकी नीड्स को एड्रेस कर सके। पहले तो आइडेंटिफाई करें, उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करें कि क्या है। जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके बाद वो उनको देखेंगे डिफरेंट स्ट्रैटेजीज से, डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल वे से उनकी नीड्स फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उनको सपोर्ट देंगे। सपोर्ट के बाद क्या होगा कि उनकी जो नीड है वो पूरी होगी और वो जो करिकुलम का या ऑब्जेक्टिव है हमारा वो अचीव कर सकेंगे। इनफैक्ट इंक्लूसिव सिस्टम जो पूरी दुनिया में, जैसे अमेरिका में, कैलिफोर्निया की मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, उसमें उन्होंने ये प्रूव किया है कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम्स हैं वो बहुत बेनिफिशियल है। कैसे? उनके पास क्या है कि जर्नल स्टूडेंट्स और जो स्पेशल नीड स्टूडेंट हैं उनके हम डिफरेंसेस जो है वो कम करके एक ऐसा, जैसे आप कह रहे थे, सेफ एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड टर्म, यानी सेफ एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस भी और सेफ एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग। यानी कि जब आप सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हर टीचर का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड करे कि उनकी लर्निंग जो है वो इफेक्टिवली हो, उनको फैसिलिटेट करे। क्योंकि टीचर्स के लिए जो अब मॉडर्न कैम्ब्रिज में जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो टीचर नहीं है बल्कि फैसिलिटेटर है, द वन हु सपोर्ट्स, द सपोर्टर जो फैसिलिटेट कर रहा है। इसमें क्या करते हैं वो एक वाइगोत्स्की की एक टेक्निक है जिसमें हम स्कैफोल्ड करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जैसे कि आपने एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के नीचे जब हम सरिया लगाते हैं, जब सरिया लगाते हैं तो सरिया उसकी स्कैफोल्डिंग है, यानी कि हमने बिल्डिंग अभी बनाई नहीं है, उसके ऊपर हमने बजरी, रेत, अभी सब कुछ हमने उसके ऊपर स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया, लेकिन हमने उसका एक रफ सा ढांचा बना लिया। उसको सपोर्ट देने के लिए हमने उसके ऊपर अभी चीजें जो है वो रखनी है। सो दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जो भी है उस फैसिलिटेटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो स्कैफोल्ड करे। स्कैफोल्ड करे यानी कि वो एक बिल्डिंग बना के दे, स्ट्रक्चर बना के दे बच्चों को, ताकि वो उनकी जो लर्निंग है वो इनहैंस हो। तो ये एक आइडिया, एक जो है ना एक्ट है, इंटरनेशनल एक्ट है आइडिया, विच इज इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज इन एजुकेशन एक्ट। एक आइडिया जो है वो एजुकेशन कोलैबोरेशन का एक एक्ट है और ये लॉ जो है ये कहता है कि स्टूडेंट who are of special needs, they should learn in a least restrictive environment। यानी आइडिया जो है ये कहता है कि जो बच्चे विद स्पेशल नीड हैं वो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में पढ़ें। LRE यानी कम से कम उनके पास रिस्ट्रिक्शन हो। तो उनके पास कम से कम रिस्ट्रिक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि वो नॉर्मल या जर्नल क्लासरूम्स में उनको ऐसा स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड किया जाए, ऐसा सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए वो, ताकि वो वहां पर लर्न कर सकें। इसके लिए हम दो तरह के मॉडल यूज कर सकते हैं, दो तरह के हम मॉडल यूज कर सकते हैं। नंबर 1 है कोलैबोरेटिव टीम टीचिंग मेथड। कोलैबोरेटिव टीम टीचिंग मेथड यानी हम कोलैबोरेट कर देंगे और टीम बना देंगे। ऐसी कैसी टीम बनाएंगे? इस टीम के अंदर स्पेशल एजुकेशन टीचर्स होंगे और इसमें जो जर्नल एजुकेशन टीचर्स हैं वो भी होंगे और एक ऐसा सिस्टम बनेगा। वैसे हामिद साहब ये तो बहुत आइडियली हम बात कर रहे हैं ना, हम तो ये इंक्लूजन का बहुत आइडियल, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या ये चीजें अभी हमारे माशरे में या एज ए डेवलपिंग कंट्री पाकिस्तान में ये, लेकिन हम आइडियली बात करें इंक्लूजन की बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल टॉपिक। इंटरनेशनली इस पे क्या काम हो रहा है और लोग किस तरह करें। एग्जैक्टली। तो ये जो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं ये अवेलेबल होंगे इन कोलैबोरेटिव टीम टीचिंग मॉडल। ये जो कोलैबोरेटिव टीम टीचिंग मॉडल है इसमें क्या होगा कि स्पेशल नीड टीचर्स स्पेशली ट्रेंड, जैसे कि वो स्पीच थेरेपी कराएंगे, वो कलर से अगर वो ब्लाइंड है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके पास कोई अगर फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो उससे करेंगे। तो वो जो स्पेशल नीड टीचर्स हैं जो उनके लिए बनाए गए हैं, जो उनको थेरेपीज देंगे, उनको स्पेशल जो है वो इंस्ट्रक्शन देंगे, वो भी मौजूद होंगे इस टीम कोलैबोरेटिव टीचिंग मॉडल में। और इसमें जर्नल टीचर्स भी होंगे। जर्नल टीचर्स वो होंगे जो कि आम टीचर्स हैं, जर्नल टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो कि इतने स्किल्ड नहीं हैं, जिनके पास स्पेशल एजुकेशन की ट्रेनिंग नहीं है। सो दे बोथ विल कोलैबोरेट, यानी ये दोनों जो है वो कोलैबोरेट करेंगे, कोलैबोरेट करके ये काम करेंगे। और उसके अलावा एक और हमारा स्ट्रक्चर है जी, दूसरा स्ट्रक्चर है जो हामिद साहब वो ये है कि इसमें हम स्पेशल एजुकेशन टीचर्स को पुश इन करेंगे
एट स्पेसिफिक टाइम हम ये भी कर सकते हैं कि कोलैबोरेटिव ऐसे करें कि जो स्पेशल टीचर्स हैं उनको थोड़ी देर के लिए हायर कर लें, बुला लें, और उनका जो है वो सुपरवाइज ओपिनियन ले लें उसके ऊपर, ठीक है, और वो हमारे साथ थोड़ी देर काम करें, वो जनरल टीचर्स को ट्रेन करें, उन बच्चों को उनकी नीड्स के मुताबिक उनको सुपरवाइज करें, और फिर वो उनको उनके नीड्स के मुताबिक उनको वो इंस्ट्रक्शन दें। जी, तो ये थोड़ा सा मॉडल जो है वो मैंने डिस्कस किया ताकि आम पब्लिक को, जो एजुकेटर्स हैं या जो लोग हैं, उनको समझ आ जाए। लेकिन इसके जो है ना वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, इंक्लूजन के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, तो इस पे भी हम जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। जी हामिद साहब। जी जी, बेहतरीन। बहुत सारी मजेदार के बारे में जैसे अभी बात की जा रही थी, और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि सबसे पहले तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। हम लोग हमारे यहाँ पाकिस्तान में नॉर्मल मसला ये है, चूँकि मेरा अपना बैकग्राउंड पब्लिक पॉलिसी का है, तो हम लोग फ़ौरन से पॉलिसी बनाने की तरफ चल पड़ते हैं, ये चेक नहीं करते कि मसला क्या था, या एग्जिस्टिंग पॉलिसी में क्या मसला था, एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्यों नहीं चल रही थी, या एग्जिस्टिंग सिस्टम क्यों नहीं चल रहा था। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, एंड देन कि आप उसको मिटिगेट करें, आप उसको रिजॉल्व करें, और बाकी सारी चीज़ों को आगे लेके चलें। और इसमें आपने बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई। और एक और चीज़ जो मैं रिएटरेट कर देता हूँ फॉर आवर लिसनर्स कि आपकी प्लानिंग शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। और आज हम मोस्टली जितनी बातें कर रहे होंगे ये ज़्यादातर फोकस कर रही होंगी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए वी विल बी हैविंग मोर सेशंस विद मैम सादिया इमरान, और हमारे जो अदर ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, खासतौर पे वो लोग जो एसडीजीज पे बड़े देर से काम कर रहे हैं, उनका एक प्रूवन रिकॉर्ड है एसडीजीज के हवाले से। सो इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग ऑल ऑफ देम ऑल टुगेदर, और हम लोग इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। अच्छा मैम, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए, या आप समझ सकती हैं कि ये क्वेश्चन आया भी लिसनर्स की तरफ से ही है, कि पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम कंपैरिजन करना चाहें, क्योंकि दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान में भी इंक्लूजन पे बात की जा रही है और इंडिया में भी की जा रही है, लेकिन एक प्राइमरी डिफरेंस जो देखने में आता है, इंडियन मीडिया पे एटलीस्ट इस टॉपिक पे बात की जाती है। उनके टीवी शोज में इंक्लूजन डाइवर्सिटी पे बात की जाती है, उनकी मूवीज में टू बी वेरी प्रिसाइज एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पर, उसमें इस टॉपिक को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया, और बाकी डिफरेंट मूवीज में भी वो इस चीज पर। थ्री इडियट्स में आपने देखा होगा कि इस पे भी उन्होंने किया था बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली जी, थ्री इडियट्स में उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया, और डिफरेंट मूवीज में इस कॉन्सेप्ट पर बात की जाती है। लेकिन पाकिस्तान में हमारा जो मीडिया है वो इस टॉपिक को लेकर बिल्कुल खामोश है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसी हद तक खामोश है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं कि इस चीज़ को पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट होना चाहिए, या हम एज एन एंटरप्रेन्योर हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स का एक खासा है कि वो वेट नहीं करते किसी चीज़ का, वो अपना काम कर जाते हैं। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं, हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं, और सूनर और लेटर पीपल विल रियलाइज कि ये बहुत अहम टॉपिक है। तो इसमें एज अ सीनियर पर्सन आप क्या सजेस्ट करेंगी कि सोशल मीडिया को लेके ही चलते रहें, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इन टॉपिक्स को लाना चाहिए? जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया हामिद, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट कि जैसे कि अभी आप कह रहे हैं ना कि आइडेंटिफाई करनी चाहिए प्रॉब्लम को, तो आइडेंटिफिकेशन में उस चीज को, उस पॉइंट को लेके आना, और आपको पता है कि इतना इफेक्टिव रोल है अब मीडिया का इन ब्रिंगिंग अप एंड शेपनिंग द माइंड ऑफ द ऑडियंस। मीडिया का कितना इफेक्टिव रोल है पब्लिक का, मैसेज का माइंड शेपन करने में, यानी कि इससे तो कोई निगेट ही नहीं कर सकता कि अब सोशल मीडिया इज सो पावरफुल कि अगर किसी भी चीज के ऊपर आप देखेंगे लोग रातों रात जो है वो कितने फेमस हो जाते हैं, उनकी छोटी सी क्लिक जो है वो कहां से कहां वायरल हो जाती है। सो दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम के ऊपर बात की जाए, यानी आइडेंटिफिकेशन के बाद आप क्या करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, सेमिनार्स करेंगे, ओपिनियंस लेंगे एक्सपर्ट के, एंड देन वी विल कम टू द रेजोल्यूशन, उसकी हम उसको रिजॉल्व करने के लिए पॉलिसीज के ऊपर फिर जाएंगे। तो ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली हामिद आप देखें कि अभी सिर्फ नेशनल सिंगल नेशनल करिकुलम हमारा जो है वो बन रहा है, और उसका क्या हाल हो रहा है
उसका क्या हाल हो रहा है, तरीके से उसको गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश करी इम्प्लीमेंट कराने की, लेकिन उसके अंदर अभी बहुत ज्यादा एम्बिग्विटीज हैं, चीजें क्लियर नहीं है। और इतने सालों के बाद अगर हम अपना एजुकेशन सिस्टम जो किस जमाने का बना हुआ है, जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तब से हमने जो उनसे ले लिया है सिस्टम, उसी को हम फॉलो करते जा रहे हैं। हम देख ही नहीं रहे कि जनरल एजुकेशन में डिफरेंशिएशन होती है, मिक्स एबिलिटी होती है, लोगों के लर्निंग स्टाइल्स फर्क होते हैं। यू नो, a student learn from different style, कुछ ऑडियो होते हैं विजुअल, कुछ ऑडिटरी होते हैं, कुछ आवाज से सुनते हैं, कुछ आवाज से अच्छा सीखते हैं, कुछ पिक्टोरियल होते हैं जो पिक्चर्स को देख के सीखते हैं, कुछ होते हैं जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस करके सीखते हैं, कुछ होते हैं जिनमें मैथमेटिकल स्किल्स अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं जो कॉम्बिनेशन से सीखते हैं। क्या हमारे जनरल स्कूल्स के अंदर भी क्या ये प्रैक्टिस होता है? क्या आइडेंटिफाई होता है कि स्टूडेंट्स जो है उनके लर्निंग स्टाइल्स फर्क है? जब आपने पढ़ा है या मैंने पढ़ा है, क्या हमें हमारे लर्निंग स्टाइल्स के मुताबिक पढ़ाया गया है? नेवर, नॉट एट ऑल। आप सोचें कि जब एक जर्नल सिस्टम है, जो जर्नल एजुकेशन सिस्टम है, जो कि एक बैकबोन है किसी भी माशरे की, यानी एजुकेशन से उनकी जिंदगी में चेंज आना है ना, उनकी नई जनरेशन ने वो तालीम हासिल करके कुछ बनना है ना, फ्यूचर बना रहे हैं ना आप माशरे का, तो उनकी जो जर्नल एजुकेशन है उसके अंदर अभी इतने फ्लॉज हैं, इतने ज्यादा चीजें जिन पे काम होने की जरूरत है। सिर्फ सिंगल नेशनल करिकुलम बना देना इज नॉट द अचीवमेंट। अब उसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? आप ट्रेन लोग कैसे लाएंगे? आपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट की है टीचर्स की? आप अच्छे टीचर्स को लेके जा सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइमरी या देहातों के स्कूलों में जिसमें मेजोरिटी बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास आप अच्छे सैलरीज में टीचर्स लेके जा रहे हैं? आप अच्छे ट्रेन लोग, एक्सपर्ट, कैम्ब्रिज सर्टिफाइड या अच्छे सर्टिफिकेशंस वाले बच्चे लोग, टीचर्स जो कि अच्छे स्कूलों में काम कर रहे हैं, उनको अच्छी सैलरीज पे, उनको बेनिफिट्स पे लेके जा रहे हैं? आप देखें, ये पॉलिटिकल थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने, आई हैव नो रिजर्वेशन इन सेइंग दैट कि जी टीचर्स को सैलरीज बढ़ेंगी, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, इस गवर्नमेंट का दावा था, लेकिन क्या किया है? क्या किया बताएं अभी तक? टीचर इज सच अ इतना कमाल होता है कि वो एक माशरे की आगे तरबियत कर रहा होता है, माशरा बना रहा होता है, और उसकी सैलरीज देखें, उनके बेनिफिट्स देखें, उनके प्रिविलेज देखें, उसके मुकाबले में एक आर्मी ऑफिसर्स के आप प्रिविलेज देखें, एक नर्स जो सीएमएच से रिटायर हो रही है उसके प्रिविलेज देखें, कंपैरिजन करें ना कि आप सोसाइटी में किस चीज को कितनी अहमियत दे रहे हैं। जी, तो ये आपके मैं क्वेश्चन की तरफ आ रही हूँ, ये बैकग्राउंड बताने का ये मकसद है कि अनफॉर्चुनेटली जर्नल एजुकेशन के ऊपर अभी इतना काम होने वाला है कि आप इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। इंक्लूजन तो उन स्पेशल नीड्स के लिए, यहाँ पे जो जर्नल नीड के लोग हैं उनकी भी नीड्स को आइडेंटिफाई करके उनको ही केटर नहीं किया जाता। उन बच्चों को जो आप स्टीरियोटाइप बना रहे हैं, बीए एमए करके जॉबलेस हमारे जो है यंग यूथ बैठी हुई है, एक रिसर्चेस नहीं हो रही, कोई रिसर्चेस नहीं हो रही, एक भेड़ चाल है, सबने एमबीबीएस करना है, सबने इंजीनियरिंग करनी है, सबने एमबीएस करने हैं। एक वक्त था जब एमबीएस जितने करते थे उनके लिए बहुत बड़ी मार्केट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब देखें आप एमबीएस करके लोग जॉबलेस बैठे हैं, मार्केट ही नहीं है, क्योंकि कोई रिसर्च करके बता नहीं रहा, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा कि जी आप इसमें डिग्रीज कराएं, आप इसमें काम कराएं। ऐसे बच्चे चाहिए हमें, अब हमें आईटी फील्ड के लोग चाहिए, अब हमें ये चाहिए, वो डिग्रीज जो है वो एचईसी खत्म कर दे, उनके ऊपर काम ना हो, वही डिग्रीज कराए जो आगे जाके मार्केट में वो काम कर सके। तो इस पे इतना ज्यादा काम होने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली आपकी बात ठीक है कि इंडिया में आपने देखा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इसके ऊपर बात हो रही है, काफी इफेक्टिवली बात हो रही है, लेकिन हमारे कुछ टैबूज हैं, कुछ सोशल हमारे जो है ना टैबूज बना दिए हैं। वो कहते हैं जी इन पे बात ही नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमारे अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा डिस्प्यूटेड हो जाएगा कि हम हर चीज को रिलीजन के साथ मिक्स कर देते हैं। हम किसी भी चीज के ऊपर बात करने के लिए करेज नहीं रखते, और उसको हम कहते हैं कि जी प्रॉब्लम्स विल नेवर बी एड्रेस्ड इफ दे आर नॉट आइडेंटिफाइड, और उन पे बात ना की जाए। जब हमारे घर में भी एक घर होता है, जैसे एक घर में अगर कोई इशू होता है, अगर हम घर में इशू में अगर हम उस पर बात ना करें, हम जाके अपने पेरेंट्स को ना बताएं, आपस में अपने बच्चों से ना पूछें, एक बच्चा चुप करके बैठा हुआ है उससे बात ना करें कि जी आज आपको बुली किया गया है या आज आपके साथ क्या हुआ है बेटा, तो वो चीज अंदर ही अंदर उसकी इकट्ठी करता रहेगा वो,
लेकिन इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो इश्यूज़ हैं उन पे बात करें, सोशल मीडिया का बहुत रोल है और मैं आपसे एग्री करती हूँ टोटली कि इस पे बहुत काम हो सकता है, इस पे काम करना चाहिए और अगर कोई नहीं करता तो हम जैसे आप हैं, यंगस्टर्स हैं, हम लोग हैं, हम इनिशिएटिव लें, हम बात करें, हम यूथ बात करें इसके ऊपर और फिर इसके ऊपर ताकि काम हो और आगे इसकी चीज़ें जो है वो आगे कंटिन्यू। दैट्स रियली ऑसम एडवाइस। और आई गेस आज के सेशन का एक मेन टेक अवे ये भी होगा कि यूथ को काम करने की ज़रूरत है इन चीज़ों पर, बजाय कि हम सिर्फ एतराज़ात करते रहें कि गवर्नमेंट ये नहीं करती और पॉलिसी मेकर्स ये नहीं करते. सो आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स विद पॉलिसी मेकर्स एज वेल बिकॉज आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. तो मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि उनको भी किस तरह के इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप हम लोग जब कंपनी में बैठे होते हैं, मैं विद इन और ऑर्गेनाइजेशन एक जुमला अक्सर बोलता हूँ कि हमसे 10 कमरों की एक कंपनी नहीं चल रही, तो उन्होंने तो 4-5 सूबों का मुल्क चलाना है. सो दैट्स अ बिगर स्केल, द प्रॉब्लम्स आर मच बिगर देयर और उसको भी हमें समझने की ज़रूरत है. बट योर एडवाइस इज़ वेरी कूल कि एटलीस्ट जो यंग जनरेशन है जो इन चीज़ों को समझती है और जिसने रिसेंटली फेस किया है इन चीज़ों को अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम लोग ही हैं ना, हम जैसे लोग ही होते हैं जिनको स्कूल कॉलेजेस में बुली किया जाता है या किया जाता है, वो होते हैं. सो वी आर आइदर ऑन अ रिसीविंग एंड और लाइक सेंडिंग एंड. तो एक एंड पे तो हम हैं. तो अगर हम बुली करते थे तो हम गलत थे और अब हमें अपनी गलती का एहसास है, और अगर हम बुली होते थे और हमने किसी को नहीं बताया, इस टॉपिक पे बात नहीं की, सो स्टिल हमने गलती की, हमें इस तो पे ये बात करनी हामिद चाहिए पे थी, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए था. जी, ये हामिद जी पे आप हमारी कंटिन्यू करें. रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन जिन लोगों को अल्लाह राइट. पाक ने हिदायत दे दी, ये अवेयरनेस दे दी, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एग्जैक्टली. इनाम है कि हमने पाकिस्तान में रह के भी हमने जो है हम हमारी सोच, क्योंकि ये तो हमें क्राउन ऑफ क्रिएशन बना रही है, अशरफुल मखलूकात बना रही है, सोच ही से तो इंसान बड़ा बनता है. तो अल्लाह पाक ने अगर सोच दी है तो वो बांटें, वो तकसीम करें, आगे दें लोगों को, छोटे लेवल पे स्टार्ट करें. जी. यानी यूथ जो है, इवन मैं अपने अपने बच्चों को भी बताती हूँ या अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताती हूँ कि जो अपनी कम्युनिटी है उससे स्टार्ट करें, छोटे लेवल पे काम करें. इस चीज का वेट ना करें कि एक दिन जो है रेवोल्यूशन आएगा या बड़ा कोई मैजिकल थिंग होगा, बल्कि आप छोटे लेवल पे काम कर सकते हैं. छोटे लेवल पे काम कर सकते हैं, जैसे कि जी. आप अपनी सफाई सुथराई का अपनी कम्युनिटी के अंदर अपनी क्लीनिनेस का ख्याल रख सकते हैं. आप देखेंगे जी कूड़ा पड़ा हुआ है, आप देखेंगे जी हमारी कम्युनिटी में ये इश्यूज हैं, आप छोटी छोटी चीजें जो हैं उनको खुद से एड्रेस करना शुरू कर दें. आप देखेंगे माशरे में इतना जी. ज्यादा चेंज आएगा. तो यूथ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, यूथ को इनिशिएटिव लेना चाहिए, उनको खड़ा होना चाहिए. और जो मेन जो जो बड़े बड़े सांप मैं कहूंगी, ये बड़े बड़े लोग हैं ऐसे जो माशरे में, उनको रिजेक्ट करें, करप्शन को रिजेक्ट करें, उनको आइडेंटिफाई करें कि ये लोग तो सही काम नहीं कर रहे, ये लोग तो इनके पास जो इवन जो आपके इलाके के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनके खिलाफ खड़े हों, स्टांस लें कि जी ये क्यों नहीं हो रहा. जैसे हमारे इलाके में भी अनफॉर्चुनेटली बड़ा टाइम हो गया है, सड़क जो है ना वो टूटी हुई है हमारे इलाके की. ये ज़रार शहीद रोड सदर, यहाँ पे आप देखेंगे सड़क टूटी हुई है और इसका ना पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया है और उनके पैसे भी उनकी जेबों में चले गए हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 3-4-5 महीने हो गए हमारी रोड नहीं बनी. तो अब हम इतने परेशान हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रोटेस्ट करें इसके ऊपर, लेकिन अब देखें हमें करना चाहिए. वैसे ये तो प्रोटेस्ट आपने ऑलरेडी कर दिया है, आपने सोशल मीडिया पे बकायदा रोड का नाम भी मेंशन कर दिया है, तो अब देखेंगे कहाँ तक जाता है. सो लेट्स वेट क्योंकि एंड वॉच. जी, बिल्कुल. ठीक है तो जी. ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि काम उस तरह नहीं हो रहा और जो वादा किया था उन्होंने कि जी ऑनेस्ट लोग आएंगे, अच्छी टीम होगी, ऐसा नहीं हो रहा. अनफॉर्चुनेटली वही लोग हैं, वही सब कुछ चल रहा है इस तरह से. हम थोड़ा अपने टॉपिक से उधर जा रहे हैं, लेकिन ये भी सोशल इश्यूज है ना, इन पे भी अच्छा, बात यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने कमेंट्स ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये कमेंट्स भी हमारे लिए बहुत अहम होते हैं. ये लोग अपना वक्त निकाल के हमें सुनते हैं. सो ये साद वसीम साहब ने है, उनका आ रहा है. जी इंक्लूजन A problem. I feel राइट. lack of skill development of the youth is a much bigger issue. We should address that now. Yes, lack of skills development of the youth. Yes. So ये आप नोट कर लें हमें साहब कि इसके ऊपर भी एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि लैक ऑफ स्किल, यानी जो कि अभी मैंने बात की है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स या मास्टर्स निकल आते हैं उसके बाद उनकी स्किल जो है वो कितनी डेवलपमेंट नहीं होती. तो are the mainline school is a private sector doing anything in this? जी, this is a question for me. Are the mainline school in the private sector doing anything in this? जी, ये नुसरत फिरोज कुरैशी साहब पूछ रहे हैं कि क्या मेन स्ट्रीम जो स्कूल्स हैं क्या वो इंक्लूजन के ऊपर कोई काम कर रहे हैं या अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काबिल जिक्र काम किया है. So what my experience is, there are few cases
लाइक जिस इंस्टीट्यूशन से मेरा ताल्लुक है वहां पे मैंने फ्यू केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें स्पेशल नीड चिल्ड्रन जो हैं वो मेन स्ट्रीम के अंदर मेन क्लासेस के अंदर आके उन्होंने जो है ना वो वहां पे इंस्ट्रक्शंस और अपनी जो है ना वो एजुकेशन जो है ना वो ली थी. फॉर फ्यू इयर्स आई हैव एक्सपीरियंस दैट. एक बच्चा था उसके पास जो थी ना उसकी एक स्पेशल हाथों के साथ वो लिख नहीं सकता था, यानी उसके पास ये डिसेबिलिटी थी कि वो पेंसिल और वो पकड़ के ना वो लिख नहीं सकता था. तो उसके साथ एक असिस्टेंट टीचर होती थी, स्पेशल नीड टीचर होती थी, और वो क्या करते थे उसको टैबलेट दे देते थे. वो टैबलेट के ऊपर जो था ना वो व्हील चेयर पे वो बच्चा आता था, व्हील चेयर पे आता था, वो जर्नल क्लास में बैठता था, और वो जर्नल क्लास में वो बच्चा बैठ के वो करता था. उसका माइंड माशाल्लाह इतना जो था वो रिसेप्टिव था कि वो माशाल्लाह चीजों को गेन कर लेता था, समझ आता था चीजों को. लेकिन उसके पास ये डिसेबिलिटी थी कि वो उसको लिख नहीं सकता था, पेंसिल होल्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके ब्रेन में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से उसके मसल्स जो थे ना वो इतने नहीं थे. तो उसको फिर वो एक स्पेशल नीड टीचर साथ आती थी और वो क्लास में ही होता था, और माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत उसने अच्छे जो है वो करता था, कंट्रीब्यूट करता था, और वो फिर उस टैब के ऊपर वो टाइप करता था, टैब के ऊपर वो लिखता था आहिस्ता आहिस्ता, और वहां से वो करता था. तो ऐसे कोई अगर आप कहें कि बहुत बड़ा काम तो इंक्लूजन पे नहीं हुआ प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन ओकेजनल केसेस हैं जिस पे हो रहा है, लेकिन इसमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही, कोई स्पेशल जो है ना वो काम उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए और जिस तरह की जरूरत है. क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अभी मेन जो इंस्ट्रक्शन है उस पर इतना काम होने वाला है, डिफरेंशिएशन पे इतना काम होने वाला है, मिक्स एबिलिटी क्लास पे इतना काम होने वाला है, लर्निंग स्टाइल्स पे इतना काम होने वाला है कि इंक्लूजन पे भी जो है वो बिल्कुल काम होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सम अप किया इस सवाल के जवाब को. यहाँ मैं एक दो चीज़ें मेंशन करना चाहूँगा. जैसे भी आपने मेंशन किया कि वो बच्चा था और वो लिख तो नहीं सकता था, लेकिन वैसे बहुत शार्प था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था. तो हम लोग जब विद इन टीम बैठे होते हैं तो हमने कभी इस तरह के स्पेशल बच्चों के लिए डिसेबल्ड का वर्ड हम यूज़ नहीं करते. वी यूज टू कॉल देम डिफरेंटली एबल्ड, कि वो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं. एबल होते हैं वो हर चीज़ के लिए, लेकिन उनकी एबिलिटी हमारी एबिलिटी से थोड़ी सी चेंज होती है, एंड वी और शुड ये भी रिस्पेक्ट कहते हैं दैट स्पेशल डिफरेंस. नीड, हामिद कहते हैं स्पेशल नीड. स्पेशल हाँ, नीड, स्पेशल नीड कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं. बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया, बहुत अच्छी बात है. एक और भी मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगी कि एक 7th ग्रेड में एक नॉवेल है वंडर, अगर किसी ने पढ़ा, और अभी जो है वो और भी जो टीचर्स हैं वो पढ़ रहे हैं, उसमें भी एक बच्चा था जो स्पेशल था. उसके फेस के जो लुक्स थे ना वो थोड़े डिफरेंट थे आम बच्चों से. सो उसकी पूरी जर्नी है उसके अंदर उस नॉवेल में, कि वो किस तरह से जब जाता था स्कूल में तो उसे किस तरह डिसअप्रूव किया जाता था, उसको किस तरीके से देखा जाता था, उसकी लुक्स जो लोगों की लुक्स थी, और कितने साल वो बच्चा स्कूल ही नहीं गया इस डर से, उसकी माँ ने नहीं भेजा कि वो लोगों के किस तरह उनकी जो लुक्स है उनको वो फेस करेगा. और फिर आखिरकार उन्होंने उनको भेजा, और फिर उस बच्चे की पूरी जर्नी बताई गई है कि किस तरह उसको बुली किया जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था, इवन लोगों के डिसअप्रूवल के जो एक्सप्रेशंस थे उसको वो किस तरह करता था. तो ये प्लीज जरूर आप लोग अगर हो तो आप इसको पढ़िएगा. वंडर जो है इट्स अ वेरी आई ओपनिंग नॉवेल. इस स्पेशल एबिलिटीज के ऊपर जो है वो बहुत कमाल था. मुझे इसके भी राइटर का नाम, लेकिन आई शेयर इट, कि वो है आपने जरूर अवेलेबल है पीडीएफ में और आम गूगल पे अवेलेबल है. बस चलें जी, मैं रिएटरेट कर देता हूँ कि हमारे लिसनर्स के लिए मैम सादिया इमरान ने एक नॉवल रिकमेंड किया है जिसका नाम है वंडर. इसको आप ज़रूर पढ़िएगा और इसमें आपको बड़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी. ओके मैम, हम अपनी कन्वर्सेशन पे हमारे बेसिकली दो टॉपिक्स थे, जिनमें से एक था इंक्लूजन जबकि दूसरा था डाइवर्सिटी. तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट. उसके बाद हम दोबारा से कुछ क्वेश्चंस लेंगे. तो डाइवर्सिटी में एज यू मेंशन कि डाइवर्सिटी की कुछ टाइप्स हैं और उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए या इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी हम किस तरह से इन एग्जांपल्स को लेके समझ सकते हैं कि एक कॉमन मैन जिसको नहीं पता कि डाइवर्सिटी क्या है, वो किस तरह से रिलेट कर सकता है चीज़ों के साथ. जी हामिद, आप डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस, डाइवर्सिटी जो लाइफ में
इट्स अ पार्ट एंड पार्सल के जिंदगी में डाइवर्सिटी होना तो है ही है, लेकिन हम जो स्पेसिफिकली आज बात करेंगे डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस, यानी किसी वर्क प्लेस के ऊपर, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करते हैं, उनके लिए हम बात करते हैं, तो हम उनको ये बताएंगे कि वर्क प्लेस के ऊपर डाइवर्सिटी होना और उसका क्या फायदा है, उसकी क्या पॉजिटिव जो है वो इफेक्ट्स हैं. तो डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस मीन्स दैट देयर मस्ट बी जीरो टॉलरेंस for targeted behavior and discrimination. यानी कि डाइवर्सिटी वर्क प्लेस का मतलब ये है कि जीरो टॉलरेंस हो, यानी कोई अलाउ ना करे कि कोई टारगेटेड बिहेवियर करे. ये भी इंक्लूजन के अंदर ही अगर आप देखें तो ये फॉल करेगा कि ये टारगेटेड बिहेवियर में आपकी लुक्स आ जाएंगी, आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आ जाएंगी. कि किसी भी अच्छे एनवायरनमेंट पे, किसी भी अच्छे, जिसे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी या किसी भी अच्छे एनवायरनमेंट, चाहे वो छोटी सी कंपनी हो, जैसे वो लैंग्वेज हाउस हो सकता है, आपका शाहरुख टेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई भी अच्छी जगह जहां पे वो डाइवर्सिफाइड वर्क प्लेस हो, उसमें क्या होना चाहिए, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए फॉर टारगेटेड बिहेवियर. अब टारगेटेड बिहेवियर को हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि टारगेटेड बिहेवियर क्या होता है. टारगेटेड बिहेवियर कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल. आप जुबान से कह सकते हैं, इशारे से कह सकते हैं, टच से कह सकते हैं, लुक से कह सकते हैं, आप किसी तरह भी टारगेटेड बिहेवियर कर सकते हैं. और सेकंड चीज क्या नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिमिनेशन मीन्स इसमें जेंडर की भी डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, यानी आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें बिटवीन एनी मेल एंड फीमेल, और कोई भी जो जेंडर जो है वो बायस्ड होकर कोई बात ना करे. यानी कि औरतों की, जैसे कि मैं एक फेमिनिस्ट हूँ, औरतों की बात करती हूँ, औरतों वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ, तो औरतों की अहलियत को या उनकी कैपेबिलिटीज को उतना ही एक्नॉलेज करना चाहिए, उतना ही वैल्यू करना चाहिए जितनी कि उनकी ब्यूटी को, उनकी लुक्स को किया जाता है. ठीक है, ओपनली मैं ये कहूंगी, क्योंकि जो है वो उनकी एबिलिटी जो होती है वो उनकी लुक्स के आगे लोगों के इस तरह से नजर नहीं आती कि वो उसको देखते हैं, सिर्फ उनको एज अ सुपरफिशियल बीइंग लेते हैं. लेकिन ये तो अल्लाह ताला की देन है जो उनको अल्लाह पाक ने गिफ्ट किया, उनको स्पेशल बनाया, लेकिन उनकी जो एबिलिटीज हैं वो किसी तरह भी उनको जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते. बिल्कुल ऐसे ही. तो हामिद साहब, ये जो वर्क प्लेस है उस पर अगर डाइवर्सिटी हो तो आपका वर्क एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत जबरदस्त होता है. ठीक है, आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलते हैं, आपके फाइनेंशियल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं, क्योंकि आपके पास डाइवर्सिफाइड विजन होता है. डाइवर्सिफाइड बिहेवियर का मतलब ये कि आपकी सोच भी डाइवर्सिफाइड हो, ऐसे लोग बैठे हों आपकी कंपनी में जो डाइवर्सिफाइड सोच रखते हो, जो कि अकोमोडेटिंग हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो समझते हो बड़े बड़े आइडियाज को, जो माइंड कोग्निशन जिनकी अबव हो, आम जो है वो लोगों के बियॉन्ड सोचते हो. इसमें आपकी ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी जो होती है वो बहुत ज्यादा आपकी जो होती है वो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देती है. और इसमें आपका जो होता है वो आपका ओपिनियन ऑफ द पीपल, और आपका जो जनरल ओपिनियन, जो जस्ट डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन लोगों का ओपिनियन उनके बारे में बहुत कमाल होता है, बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है कि ये डाइवर्सिफाइड है बिकॉज मेल एंड फीमेल बोथ आर वर्किंग इन दिस एनवायरनमेंट एंड दे बोथ आर गेटिंग दैट सूटेबल एक्सेप्टेड रिस्पेक्ट इन द वर्क प्लेस. यानी उनको उसी नजर से देखा जाता है, रिस्पेक्ट से देखा जाता है, तो इससे आपका माशरे में आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा जो होती है वो बढ़ जाती है. तो आप होते हैं डाइवर्सिटी जो होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस पे, क्योंकि फिर आपके पास वेरिड पर्सपेक्टिव आते हैं, आपके पास डिफरेंट नुक्ते नजर आते हैं, डिफरेंट नजर से आप यानी कि फ्लेक्सिबल होते हैं आइडियाज के ऊपर, आपके पास बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है. यानी जब आपके पास ज्यादा आइडियाज होते हैं तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी ज्यादा होती है. ठीक है, आप प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास लार्जर ऑडियंस होता है, यानी कि आप सिर्फ एक खास तबके को बिलोंग नहीं करते, फिर आप बड़ी पब्लिक को, इंटरनेशनली आप उनको देखते हैं, आप डाइवर्सिफाइड हैं, तो आप लार्ज ऑडियंस को जो है वो लेते हैं. आपके पास मोर जॉब एप्लीकेंट्स आते हैं बिकॉज वो सेफ एनवायरनमेंट में फील करते हैं कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे हमें वो इज्जत मिलेगी, वो मुकाम मिलेगा. तो आपके पास हायर इन अ लॉन्गर रन आपके पास हायर प्रॉफिट होते हैं बिकॉज आपके पास हाई लेवल ऑफ रेशियल एंड एथनिक डाइवर्सिटी होती है. यानी आप काले को, गोरे को, किसी भी मजहब से, किसी भी चीज से आप उसको लेके जाते हैं. सो हामिद साहब, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज, 4 तरह की डाइवर्सिटी होती हैं. अगर आप इंटरनेशनली इसको देखें या अगर पाकिस्तान के लेवल से भी देखें तो हम 4 तरह की डाइवर्सिटीज होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड वर्ल्ड वाइड. ठीक है, वर्ल्ड जो आपका व्यू होता है.
तो कुछ तो डाइवर्सिटीज होती हैं इंटरनल होती हैं, जो उस बंदे के अंदर होती हैं. जैसे आप सीईओ हैं शाहरुख के, आपकी जो पर्सनालिटी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होगी, आपकी जो पर्सनालिटी के अंदर आपके ट्रेड्स होंगे, वो कौन से होंगे? वो आपकी होगी इंटरनल डाइवर्सिफिकेशन. उसमें आपका नेशनल ओरिजिन, आपकी एज, आपका एथनिक बैकग्राउंड, आपकी रेस, आपकी जेंडर एबिलिटी, आपकी फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ये सारी चीजें आपकी इंटरनल डाइवर्सिटी है, ये आपकी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके. ठीक है, इसमें आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप इंटरनली कितने डाइवर्सिफाइड हैं, आपका क्या बैकग्राउंड है, आपकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी क्या है, आपका नेशनल ओरिजिन क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ये सारे आपको इंटरनली डाइवर्सिफाइड बना रहे हैं. इसी तरह मेरे लिए भी डिफरेंट होंगे कि मैं इंटरनली कैसे डाइवर्सिफाइड हूँ. दूसरा पॉइंट आ जाता है एक्सटर्नल डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी. एक्सटर्नल डाइवर्सिटी क्या होती है? एक्सटर्नल डाइवर्सिटी एनवायरनमेंट से बनती है. एनवायरनमेंट, पीपल, जहां पे आप रहते हैं, यानी आपके पर्सनल इंटरेस्ट, आपकी एजुकेशन, आपकी अपीयरेंस, आपका रिलीजन, आपका बिलीफ, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये आपके एक्सटर्नल है. यानी आप लोगों के साथ किस तरह डील करते हैं, आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, आप किस तरह अपने रिलीजन्स को, अपने बिलीव्स को, किस तरह अपनी अपीयरेंस के थ्रू आप लोगों के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं. दिस इज योर एक्सटर्नल डाइवर्सिफिकेशन. ठीक है, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी. ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिटी में क्या होगा? आपका जॉब फंक्शन होगा, आपका प्लेस ऑफ वर्क होगा, आपकी पे कितनी है, आपका स्टेटस कितना है. This is your diversity in your workplace, which is called organizational diversity. और जो last but not the least is world view. World view यानी दुनिया में आप कितने diversified हैं. उसमें क्या आएगा? आपके political beliefs आ जाएंगे, आपके moral conduct आ जाएंगे, आपकी outlook in life आ जाएगी, और आपकी epistemology which is research, यानी रिसर्च कितनी की है आपने दुनिया में, आप लोगों के बारे में कितना जानते हैं, कि आपका इंटरनेशनल जो है. तो एक बंदे के अंदर ये 4 तरह की डाइवर्सिटी होती है, और एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस तरह की डाइवर्सिटीज होती हैं, जो कि उसको बहुत ज्यादा डायनामिक बनाती हैं, सक्सेसफुल बनाती हैं. और इन द एंड मैं हामिद साहब ये कहना चाहूंगी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है डाइवर्सिटी के लिए, वो एजुकेशन है. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी एजुकेशन ही आपको डाइवर्सिफाइड बनाती है. आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी ट्रेनिंग, आपका एक्सपोजर, इसमें सबसे जो पहला चीज है वो आपकी तालीम का है, एजुकेशन का है. इसलिए जो हम एजुकेशन देते हैं हमारे अपनी आने वाली यूथ को, अपनी जो नेशन बिल्ड करते हैं, उस पे हमें जो है ना बहुत 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 ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. एग्जैक्टली. और एजुकेशन इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से हम अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे इन चीज़ों के बारे में, और शायद वही बच्चे होंगे जो कल को फिर इन टॉपिक्स पे बात कर रहे होंगे. So somewhere deep inside me, I am really thankful to all my teachers and trainers and mentors कि जिन्होंने शायद कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात पहुंचाई थी, जिसकी वजह से आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं. So हमें इन टॉपिक्स पे बात करते रहना चाहिए है. हमें जो हमारे सीनियर लोग हैं, हमारे कंसल्टेंट्स हैं, मैम सादिया इमरान जैसे लोग हैं, इनसे कंसल्ट करते रहना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जब आए तो उसको इन टॉपिक्स के बारे में बात की गई मिले. वो अगर इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, तो उन्हें वहाँ सिर्फ वो बिला वजह का मजाक और हुलड़बाजी और मीम्स ना मिले, बल्कि कुछ एजुकेशन स्टफ भी मिले. उनकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से वो मीम्स देखते हैं. मैं मीम्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैम मैं आपको एक वजह बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग बच्चा है, जब वो स्कूल या कॉलेज में बुली होता है, तो वो फिर घर आके अपने आप को उसको एक्सप्रेस करना है. सो ही और शी एक्सप्रेस हिम और हर appreciated चीज नहीं है, लेकिन that's the only way they can express themselves, right? तो अगर हम इस चीज का रूट एनालिसिस करें कि हुआ क्या था और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो ये जो फ्रस्ट्रेटेड कौम एक पैदा होती जा रही है, जिसके बारे में इकबाल ने भी कहा था कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर. तो ये बदले हुए ज़मीर की कौम, ये चीजें इसी वजह से ही आ रही हैं, क्योंकि एक्चुअल टॉपिक्स पे हम लोग बात नहीं कर रहे. जी हामिद, मैं इसमें ऐड करूंगी जो आपने बात की थी ना कि मेरे दिमाग में ये चीज डाली थी, तो कहीं से मुझे ये आ गया है. तो मुझे ये चीजें से ऑन अ लाइटर नोट हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने आपकी दिमाग की बत्तियां जो थी वो जला दी. यानी आपकी जो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग थी, आपकी वो जो दिमाग की बत्तियां थी, वो उन्होंने आप जो कि
एक्चुअल पर्पस है तालीम का, कॉग्निशन, यानी आपकी जो तालीमी दिमागी जो सलाहियत है उसको इंक्रीज करना, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इन्हांस करना, तो उन्होंने आपकी कॉग्निशन को स्टिमुलेट किया, उन्होंने उसको जगाया, उभारा, जैसे कौम जागती है तो दिमाग जो होता है उसको जगाया। तो आज आप जो है वो माशाल्लाह इन चीजों पे बात कर रहे हैं। और दूसरा आपकी जो पॉइंट था, जी हामिद जी, तो जैसे अभी आपने मेंशन किया कि दिमाग की बत्ती को जलाया, तो 2 चीज़ें आ गई इस एक ही जुमले में कि सबसे पहले तो दिमाग में बत्ती होनी चाहिए, द थिंग शुड बी देयर ऑलरेडी, ठीक है? और फिर तालीम का काम क्या है कि तालीम उस बत्ती को रोशन कर देती है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का रोल आ गया, तालीम का भी और तरबियत का भी। सो आई गेस तरबियत इज़ समथिंग जो वो बत्ती आपके दिमाग में पुट इन करती है, एंड तालीम इज़ समथिंग जो उसको इग्नाइट करती है, उसको रोशन करती है। सो मैम आप कंटिन्यू करें। ये है कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को एबिलिटीज के साथ, हर इंसान को जब बनाया या पैदा किया तो उसको ये एबिलिटीज दे के भेजा। अब उसको कितना पॉलिश हम करते हैं, कितना हम उसको निखारते हैं तालीम और तरबियत से, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन एवरी चाइल्ड इज गिफ्टेड, उसकी बस आइडेंटिफाई करने की जरूरत होती है कि वो कैसा है और इस तरह है। दूसरा आपने ये कहा कि जो स्पेशल बच्चे जो बुली होके आते हैं या उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो अपना मीम्स के साथ या उससे करते हैं, तो दिस इज वन ऑफ द वे थ्रू विच दे वेंट आउट देयर फीलिंग, वो कैथारसिस कर रहे होते हैं, यानी वो अपना वेंट आउट कर रहे होते हैं। उसके बहुत से तरीके हैं, चीख मार के भी वेंट आउट कर सकते हैं, किसी से कम्युनिकेट करके बात करके कर सकते हैं, या उनके पास कोई रास्ता नहीं होता तो वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वो जो भी कर सकते हैं अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए वो तरीके इख्तियार करते हैं। उसमें वो बुराई नहीं है, लेकिन हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या वजह है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, और पूरी जो यूथ है या ज्यादातर हमारे बच्चे हैं वो इसी तरफ क्यों जा रहे हैं, उनका पढ़ाई से या कॉम्पिटिशन से या इन बड़े बड़े जो चीजें हैं उनसे क्यों हट गया रुझान। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है सोसाइटी के लिए, हमारे लिए भी एज अ पेरेंट, कि हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। जो ये जो आज मुझे पता चला कि टिकटॉक जो है वो शायद बैन किया जा रहा है, तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन पहले भी पबजी को कोशिश की थी करने की, वो तो नहीं हुई। अब टिकटॉक अभी देखते हैं क्या बनता है। जी, लेट्स सी क्या बनता है। ना हम हक में और ना खिलाफ हैं, हम नहीं हम इस बारे में बस हम ये कहते हैं कि जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए माशरे के ऊपर, काम करें जहाँ से भी करें। पर आप एग्जैक्टली और आपने वंस अगेन आइडेंटिफाई करने की बात की, तो मैं अपने लिसनर्स को दोबारा से बताना चाह रहा था कि हमारा ये सेशन आज जब शुरू हुआ था तो तब भी हमने ये बात की थी कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि अब जब उसको अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे तो सोल्यूशन की तरफ अब तभी जा पाएंगे। और मजे की बात है कि हमारे सेशन के कंक्लूजन की तरफ उसके आखिरी चंद मिनट्स में भी वंस अगेन आइडेंटिफाई का वर्ड ही आया। तो दैट्स अ टेक अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेशन कि आप प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, उनके बारे में बात करें। जैसे हम लोग उर्दू में एक मुहावरा है कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। अगर बिल्ली आपके सर पे खड़ी है और आप कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे तो वो तो आपको झपट लेगी। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, इनके सोल्यूशन के लिए काम करना है, और ख़ास तौर पे यूथ को और एक्टिविस्ट जितने भी लोग हैं जो मीडिया पे आते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, जिनकी बात सुनी जाती है, कहीं आगे लोगों तक असर रखती है, उनको ख़ास तौर पे इन टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। और ये किसी पर्टिकुलर मीडिया हाउस या किसी पर्टिकुलर कंपनी का काम नहीं है, ये एज ह्यूमन बीइंग, एज नेशन हम सब का काम है। क्योंकि ख़ास तौर पे जो SDG के 17 गोल्स हैं जिन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है, तो वो पूरी दुनिया का काम है, वो किसी पर्टिकुलर कंट्री या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या यूनाइटेड नेशन या हामिद सईद या मैम सादिया इमरान का काम नहीं है, वो एज ह्यूमन बीइंग हम सब का काम है। So we really hope कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हमें। Exactly. So that's our social responsibility। और आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन ख़त्म हुआ चाहता है। यहाँ पे मैं वंस अगेन बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी आज की गेस्ट मैम सादिया इमरान का, कि उन्होंने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत ही एनलाइटनिंग गुफ्तगू रही। काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे भी ज़ाती तौर पे, एंड आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो मैम से मैं यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैम आप किसी और दिन भी दोबारा वक्त निकालें, इस इंटरव्यू का हम पार्ट 2 भी करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आज अनआंसर्ड भी रही, क्योंकि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन इन इट्स ऑन सेल्फ काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। सो इंशाल्लाह आई होप कि आप इसके लिए वक्त निकालेंगी। जी हम हामिद, इसके अलावा हम स्किल डेवलपमेंट पे काम करेंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करेंगे।
اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر I also feel honored کہ مجھے اتنے اچھے ڈائنامک اور کوگنیٹو ٹاپک پہ اور ایک اچھے ٹاپک پہ جو سینسٹیو ہے اس پہ بات کرنے کا موقع ملا. اور انشاءاللہ ہم ایسی جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں اور اچھی جو ہے وہ انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے, معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتے رہیں گے, اپنا ایفرٹ چلیں, کبھی تو ہماری بات سنی جائے گی انشاءاللہ, اور پازیٹیو چینج لائیں گے انشاءاللہ, لوگوں کو فائدہ ہو اور اچھا جو ہے وہ ہمارا مشن جو ہے وہ چلے. سو یہ ایک چھوٹا سا ایک جو ہے وہ سفر ہے جس میں لوگ ملتے جاتے ہیں, کارواں بنتا جاتا ہے, آپ کی جو چیز جو ہے وہ امپاور ہوتی جاتی ہے. تو اچھی نیت ہے ہماری. میں نے کیونکہ حامد کے ساتھ پرسنلی بھی کام کیا, مجھے پتا ہے حامد جو ہے وہ بہت زیادہ ڈائنامک ہیں اور سنسیئر ہیں اور اپنی قوم کے ملت کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وائی ناٹ, آئی ایم آلویز اویلیبل. ہم جب بھی اپنی جو بھی کمٹمنٹ ہوگی ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے اور ہم امپاور کریں گے ایک دوسرے کی جو ہے وہ پلیٹ فارمس کو. تھینک یو سو ویری مچ حامد. جی بہت شکریہ میم آپ کا. اور میں اپنے آڈینس کی طرف سے کچھ ایک دو کمنٹس پڑھنا چاہوں گا بس جاتے جاتے. میم آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ ویری گڈ اینڈ انفارمیٹیو ٹاک, اسپیشل نیڈس پیپل آر ویری گڈ سٹیزن. سوری میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی کوسچنز تو نہیں رہ گئے جی unanswered وی ہیو اپنی کمنٹس. نہیں کوئی پرٹیکولر کوشچن نہیں ہے, کچھ کمنٹس ہیں جو کہ اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ کے اس پوری ڈسکشن کو, اور ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ سے بھی کنٹینیو کریں گے. تو یہاں اپنے لسنرز کے لیے جاتے جاتے میں احمد فراز صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر سنانا چاہوں گا جو کہ میم سعدیہ عمران بھی یہی بات کہہ رہی تھیں. سو احمد فراز صاحب کہتے ہیں کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. سو شارو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے میم سعدیہ عمران آج ہمارے ساتھ تھیں, جو کہ CEO ہیں دی لینگویج ہاؤس اور دی ویمن امپاورمنٹ گروپ کی. میم آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آج ہم اپنے لسنرز کو یہاں پر الوداع کہیں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد شارو ٹیکنالوجیز کے پلیٹ فارم سے کسی اور نئے ٹاپک اور بہت اچھی گفتگو کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. تھینک یو. خدا حافظ. خدا